दोस्तों आज इस वीडियो को आपको बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। जी हाँ, देख सकते हैं ये आपका ट्रिक है। ठीक है, पूरी इसी ट्रिक के माध्यम से आपका ये जो क्वेश्चन है दोस्तों आपके दिमाग में हमेशा के लिए हम सेट कर देंगे। क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों का वर्णन करें। आखिर मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ? या तो अगर दे दे कि मुगल साम्राज्य के पतन के परिणामों का वर्णन करें, चाहे कारण दे दे चाहे इसके परिणाम दे दे, कुछ भी दे दे मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में, तो आंसर आपको यही लिखना है। ठीक है, देखिए दोस्तों आपको पता है कि ये हमारा पूरी मुगल साम्राज्य। ठीक है, मुगल साम्राज्य है जो दोस्तों बहुत सारे राजाओं ने यहाँ पर अपना राज किया। ठीक है, और ये एक छोटा सा क्षेत्र नहीं था, बहुत ही बड़ा क्षेत्र था, बहुत ही विशाल जगहों पर ये फैला हुआ था। ठीक है, और सबसे पहले यहाँ पर राज करने वाले थे बाबर। पहला जो राजा थे वो बाबर ही इस मुगल साम्राज्य में क्या कर रहे थे, राज कर रहे थे, जिसका 1526 ईस्वी में यहाँ के वो शासक बनते हैं, उन्हीं की मुगल साम्राज्य को संभालने का काम करते हैं। उसके बाद इसका बेटा हुमायूं मुगल साम्राज्य को संभालने का काम करते हैं। उसके बाद अकबर इसको संभालने का काम करते हैं। उसके बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और भी बहुत सारे राजा आते गए और मुगल साम्राज्य पर अपना अपना कब्जा करते गए, उसको संभालते गए। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि आखिर इतना बड़ा जो साम्राज्य था उसका पतन कैसे हो गया, वो खत्म कैसे हो गया? एक के बाद एक राजा आए होंगे, मेहनत किए होंगे, मुगल साम्राज्य का विकास किए होंगे, इसमें तरह तरह का काम किए होंगे। ठीक है, तो आखिर खत्म कैसे हो गया, तो इसका कारण जानेंगे दोस्तों। तो देखिए, इन जितना भी यहाँ पर आपको राजा दिख रहा है ना, इन राजाओं में से कुछ राजाओं ने अच्छा भी काम किया तो कुछ राजाओं ने गलत कार्य भी किया, जिसके गलत कार्यों के कारण मुगल साम्राज्य का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। बाबर 1526 ईस्वी से मुगल साम्राज्य में काम करते आए। उसके बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, और लास्ट में जैसे ही औरंगजेब का 1707 में मृत्यु हो जाता है, यानी ये मर जाते हैं, वैसे ही मुगल साम्राज्य क्या हो जाता है, पूरी खत्म हो जाता है। अब ऐसा नहीं इसके बाद कोई राजा नहीं आया, इसके बाद भी राजा आया, लेकिन वो इतना शक्तिशाली नहीं हो पाया कि मुगल साम्राज्य को चला पाते, उतना वो मजबूत थे नहीं, उसके पास उतना ज्ञान था नहीं, जिसकी वजह से जैसे ही औरंगजेब का मृत्यु होता है 1707 में, उसके बाद मुगल साम्राज्य का पूरी पतन हो जाता है, यानी कि ये खत्म हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ 1526 से मुगल साम्राज्य को संभालने का काम किया जाता है, और संभालते औरंगजेब तक आता है 1707 तक। जैसे ही इसका मृत्यु हो जाता है, अब मुगल साम्राज्य को देखने वाला कोई भी एक मजबूत राजा नहीं है जो मुगल साम्राज्य को चला सके। इसी के कारण और भी जो अगल बगल के जो थे, जो इसी के ऊपर नज़र गड़ाए हुए बैठे हुए थे, ठीक है, वो भी यहाँ पर अब कब्जा करना शुरू कर दिए। मतलब पहले किसी का हिम्मत नहीं होता था यहाँ पर कब्जा करने के लिए, क्योंकि ये सब राजा जब तक थे, लेकिन जैसे ही औरंगजेब का मृत्यु हो जाता है, यानी मर जाते हैं, उसके बाद जो मराठा लोग होते हैं वो भी मुगल पर कब्जा कर लेते हैं, मतलब युद्ध कर लेते हैं। नादिर जो शाह है, ठीक है, नादिर शाह ये भी यहाँ पर कब्जा कर लेते हैं। अहमद शाह ये भी यहाँ पर युद्ध कर लेते हैं, और उसके बाद अंग्रेजों का आगमन होता है और अंग्रेज भी इसको हटा करके अपना शासन करना शुरू कर देते हैं। मतलब जब तक औरंगजेब तक चला तब तक ठीक है, उसके बाद जैसे ही औरंगजेब का मृत्यु हो जाता है, उसके बाद ये सब आ करके यहाँ पर कब्जा करना शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे मुगल साम्राज्य खत्म हो जाता है, पतन हो जाता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा हाथ मुगल साम्राज्य को ख़त्म करने में औरंगजेब का था। उसके बाद जो राजा हैं उन सभी का, यहाँ तक जो राजा आए थे 5वां नंबर तक, वो कुल मिलाकर के सही से तीरते खींचते किसी तरीक़े से आए थे, लेकिन औरंगजेब ने ऐसा नीति बनाया ना, जिसकी वजह से मुगल साम्राज्य खत्म हो गया। और इसके बाद जो 7वां, 8वां, 9वां नंबर पर जो भी राजा है ना, वो राजा इतना शक्तिशाली थे नहीं कि मुगल साम्राज्य जो डूबते हुए जा रहा था उसको पुनः फिर उसी तरीके से मजबूत किया जा सके। तो कुल मिलाकर के इसका पतन का कारण औरंगजेब है, और इसके बाद के जो शासक आते हैं, यानी उसके बाद के जो राजा आते हैं, उनका मेन हाथ होता है। इसी प्रकार से धीरे धीरे क्या हो जाता है दोस्तों, पतन हो जाता है। ठीक है, तो बस ये चार्ट आपको याद रखना दोस्तों, उसके बाद यूं ही आपका ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। चलिए अब हम लोग आते हैं दोस्तों इसके क्वेश्चन आंसर पर। मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों या तो मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में कुछ भी दे दिया। देखिए, मुगल साम्राज्य की स्थापना जो ना बाबर से होता है, क्योंकि बाबर ही 1526 ईस्वी में की थी, यानी मुगल साम्राज्य का स्थापना बाबर ने किया था, क्योंकि वहाँ के पहला राजा बाबर थे, 1526 में किए थे ना।
जब बाबर यहाँ के राजा बनते हैं 1526 में, तभी मुगल साम्राज्य का ये इन्होंने इसका निर्माण किया था, इतना बड़ा क्षेत्र को। ठीक है, और जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होता है 1707 में, उसके बाद ही मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा और अंततः इसका पतन हो गया, यानी कि खत्म हो गया। और इसके पीछे कई कारण था, है ना। यानी जब ये शुरू किए थे 1526 में, तब से चलते चलते जैसे औरंगजेब का 1707 में मृत्यु हो जाता है, वैसे ही मुगल साम्राज्य का भी पतन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके प्रमुख कारण देखेंगे कि मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या। तो सबसे पहले औरंगजेब की धार्मिक नीति। आपको पता है, इसके पहले भी अगर क्वेश्चन पढ़े होंगे, औरंगजेब जो शासक थे ना, जैसे ही ये औरंगजेब आते हैं ना, ये बहुत सारे नीति लाते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, धीरे धीरे पतन हो जाता है। औरंगजेब दो नीति लाते हैं, धार्मिक नीति और एक दक्षिण नीति। ठीक है, औरंगजेब ने कठोर धार्मिक नीतियाँ अपनाई, यानी धार्मिक नीति अपनाई जिसमें से सिर्फ हिंदू धर्म को, मतलब हिंदू धर्म को क्या किया, पीछे कर दिया, और मुस्लिम धर्म को बढ़ावा दिया। यानी कि जो भी कानून बन रहा है वो सब मुसलमानों के पक्ष में बन रहा है, जो भी काम किया जा रहा है मुसलमानों के पक्ष में रह करके काम किया जा रहा है, और वहाँ पर हिंदुओं को नज़रअंदाज किया गया। इसी को बोला जाता है धार्मिक नीति। तो इसके कारण से हिंदू लोग परेशान हो गया और इसके प्रति आंदोलन कर दिए, युद्ध कर दिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे इसी सब वजह के कारण मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा। जजिया कर फिर से लगाया गया। जो जजिया कर था ना, वो समाप्त कर दिया गया था। जजिया कर था जो हिंदुओं के ऊपर टैक्स लगाया गया था, ये खत्म कर दिया गया था। लेकिन जैसे ही औरंगजेब आते हैं ना, वो टैक्स को फिर से वो चालू कर देते हैं। कई मंदिर को तोड़वा दिया जाता है, जो हिंदू के कई सारे मंदिर होते हैं उसको तोड़वा दिया जाता है। और इससे जो मंदिर तोड़वाते हैं, इससे बहुत सारे राजपूत, मराठों और अन्य समुदाय में असंतोष बढ़ा, मतलब उन लोग दुखी हो गए, जिसके वजह से जितने भी सारे राजपूत के लोग, मराठे के लोग और भी अलग अलग समुदाय के जो लोग थे, अलग अलग जाति के लोग थे, वो भी इनके प्रति मतलब क्या करने लगा, घृणा होने लगा। औरंगजेब को इन लोग देखना नहीं चाहते थे। दूसरा है औरंगजेब की दक्षिण नीति। औरंगजेब दक्षिण भारत को जीतने के चक्कर में लगभग 25 साल वहीं युद्ध में फंसा रहा। आने देखिए, औरंगजेब का एक दक्षिण नीति क्या है। तो औरंगजेब जो राजा जब वहाँ पे मुगल साम्राज्य के बने थे ना, उस समय ये भारत के दक्षिणी इलाका को जीतने के चक्कर में 25 साल का समय गंवा दिया। जरा सोचिए, और 25 साल में सिर्फ यहीं पर ये फंसा रहे, जिसके कारण मुगल साम्राज्य के और भी जो क्षेत्र थे उस पर ध्यान ही नहीं दिए, जिसकी वजह से मुगल साम्राज्य धीरे धीरे खत्म होने लगा। इससे शाही खजाना भी खाली हो गया। अब देखिए, 25 सालों तक एक ही जगह रहे और युद्ध करते रहे तो बहुत सारा खजाना इनका खाली हो गया। आखिर आप लड़ाई लड़ते रहोगे तो खजाना तो खाली होगा ही होगा। और उत्तर भारत में कानून व्यवस्था बिगड़ गई। अब देखो, ये दक्षिण भारत की ओर लटके हुए थे, तब तक उत्तर भारत पर जो अपने ये कब्जा किए थे, उत्तर भारत पर ये अपना शासन खो बैठा। मतलब दक्षिण भारत पर 25 साल तक शासन कर रहे हैं, इधर ही सारा युद्ध कर रहे हैं और अपना युद्ध में अपना सारा खजाना खत्म कर रहे हैं, पैसा धन दौलत सब खत्म कर रहे हैं। और उधर उत्तर भारत में भी ये कब्जा कर रखे थे पहले, लेकिन अभी उत्तर भारत की ओर ध्यान ही नहीं दे रहे, जिसकी वजह से ये उत्तर भारत इसके हाथों से निकल गए। इसकी वजह से भी मुगल साम्राज्य का खत्म हो गया, क्योंकि ये एक ही जगह सिर्फ ध्यान दे रहे थे और दूसरे जगह ध्यान नहीं दे रहे थे। तीसरा है कमजोर शासक। यानी अब जितने भी सारे राजा आए ना, वो धीरे धीरे सब कमजोर ही आते गए थे। औरंगजेब के बाद आने वाले अधिकांश जो मुगल शासक थे, यानी मुगल साम्राज्य के शासक थे, वो योग्य नहीं थे, मतलब मुगल साम्राज्य को चलाने लायक नहीं थे। वे प्रशासन और सेना पर प्रभावी नियंत्रण नहीं रख सके। यानी प्रशासन मतलब नियम कानून पर अपने सेनाओं को मजबूत नहीं कर पाए। ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि औरंगजेब के बाद जितने भी शासक आए वो एकदम मजबूत नहीं थे, ना वो सही से सेना को चला पाते थे, ना तो सही से नियम कानून को बना पाते थे। उसी को कहा जाता है प्रशासन, नियम कानून को। ठीक है, आगे देखिए, उत्तराधिकार के युद्ध। उत्तराधिकार का युद्ध मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए, जब क्या होता है, औरंगजेब का मृत्यु हो जाता है, जब औरंगजेब मर जाते हैं तो इसके जो बेटे लोग होते हैं ना, वो कहते हैं नहीं हम मुगल साम्राज्य पर राज करेंगे, वो कहते हैं नहीं पापा का संपत्ति पर मेरा अधिकार होगा। तो मतलब सभी लोग अपना अपना अधिकार के प्रति आपस भाई में ही वो लोग क्या कर गए, लड़ गए। ठीक है, उसी को बोलते हैं उत्तराधिकार, मतलब उसका अधिकार अब कौन लेगा, पापा का। तो उसके जितने भी सारे लड़के थे ना, वो सब आपस में ही उनके गद्दी लेने के लिए, यानी उनके सीट को लेने के लिए, उसकी जगह प्राप्त करने के लिए लड़ाइयाँ लड़ने लगे। बादशाह की मृत्यु के बाद, बादशाह मतलब वही औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके जो पुत्रों में गद्दी के लिए लड़ाइयाँ होती थी। गद्दी के लिए मतलब पिताजी का शासन व्यवस्था हम चलाएंगे, वो कहता था हम चलाएंगे, इसको लेकर के लड़ाइयाँ होती थी। इससे समय भी बर्बाद हुआ इन लोगों का, धन भी गया और सेना की शक्ति भी नष्ट हो गया। सेना की शक्ति मतलब क्या, जब ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं तो ये लोग सेना को कहाँ से मजबूत कर पाएंगे और दूसरा युद्ध कहाँ से जीत पाएंगे। आगे है उत्तराधिकार के युद्ध। ये तो हम लोगों ने देख लिया दोस्तों, ये दोनों एक ही चीज़ आगे बार बार, ठीक है, क्षमा चाहेंगे।
आगे देखिए मराठों का उदय, ठीक है। यानी जो मराठे लोग थे ना वो भी उधर से मजबूत हो रहे थे और औरंगजेब से ये लड़ाई भी लड़ रहे थे, ठीक है। देखो मराठा साम्राज्य तेजी से शक्तिशाली हुआ, ठीक है। इधर जो मुगल साम्राज्य को चला रहे थे कौन, औरंगजेब, तब तक उधर एक और मराठा साम्राज्य धीरे धीरे तेजी से आगे बढ़ रहा था, शक्तिशाली हो रहा था। मराठों ने मुगलों को कई स्थानों पर चुनौती भी दिया, यानी मराठे जो लोग थे ना वो मुगल साम्राज्य को कई जगह चुनौती भी दिया, कई स्थानों पर चुनौती दिया, मतलब कई जगह को वो अपने कब्जा में ले लिए। जो ये था ना मुगल साम्राज्य के कई ऐसे छोटे छोटे कब्जा था जहाँ पर ये मराठों लोगों ने युद्ध करके ले लिया, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे जैसे मुगल साम्राज्य कमज़ोर होते गए मराठे लोग धीरे धीरे इसमें घुसने लगे और क्षेत्र को अपने कब्जे में करने लगे, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर है, मराठों का उदय। धीरे धीरे मराठे लोग कम मजबूत होने लगे और मराठों ने मुगलों साम्राज्य को कई स्थानों को अपने अंदर कर लिया, मतलब चुनौती दिए और उनके क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू कर दिए। आर्थिक संकट, लगातार एक ही जगह ये इतना सारा युद्ध करते रहे कि मुगल साम्राज्य का खजाना ही खत्म हो गया, तो वहाँ पर आर्थिक संकट आ गया, मतलब पैसों की कमी। लगातार युद्ध और खर्च के कारण खजाना खाली होने लगा, किसानों पर अधिक कर लगाया गया। जब खजाना खाली होने लगा ना तो वहाँ के जो औरंगजेब, मुगल साम्राज्य के जो सरकार थे, राजा थे औरंगजेब, वो क्या करते थे, किसानों के ऊपर भारी मात्रा में टैक्स लगाते थे, जिससे कृषि और व्यापार दोनों प्रभावित हुआ, जिससे कृषि और जो व्यापार लोग करते थे ना वो लोग परेशान हो गए। आगे देखिए सेना की कमजोरी, सेना लोग भी धीरे धीरे कमजोर होने लगे क्योंकि वहाँ पे सारा खजाना ही खत्म हो गया था। तो सेना लोगों को ना सैलरी मिलता था, ना सेना लोगों को अच्छे अच्छे हथियार मिल पाते थे, जिसकी वजह से सेना लोग भी कमजोर होते गए। मुगल सेना पुरानी युद्ध पद्धतियों पर निर्भर थी। देखो जो मुगल साम्राज्य की सेना थे ना वो पुराने पद्धति पर निर्भर था, नहीं पुराने तरीका से लड़ते थे। नया टेक्नोलॉजी के माध्यम से सेना मजबूत नहीं हो पाई क्योंकि उसके पीछे काम ही नहीं किया गया। अगर सेना के प्रति काम किया जाता तभी ना सेना मजबूत होते। नई तकनीक और आधुनिक हथियार का विकास नहीं किया गया। नया नया हथियार, आधुनिक हथियार मतलब नई तकनीकी वाला आधुनिक हथियार, मतलब नया तकनीकी के साथ नया हथियार समझो, ठीक है। उसका विकास नहीं हुआ जिससे सेना कमजोर पड़ गई, जिससे सेना धीरे धीरे कमजोर पड़ गई। आखिर उसको नया नया टेक्नोलॉजी के साथ नया नया हथियार भी तो चाहिए था ना। उसके बाद है नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह भी क्या किए, मुगल साम्राज्य पर आक्रमण कर देते हैं, ठीक है। नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला कर दिए, ठीक है, और भारी लूटपाट की। ये दिल्ली उस समय मुगल साम्राज्य के अंदर ही था, यानी औरंगजेब के अंदर ही था। उस समय नादिर शाह ने दिल्ली पर कब्जा कर दिया और औरंगजेब को हरा दिया। इससे मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा और आर्थिक स्थिति को गहरा आघात पहुंचा। इससे क्या हुआ, मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा भी खत्म हो गया। जो हमेशा से मुगल साम्राज्य जीतते आते था अब मुगल साम्राज्य को ही लोग हराने लगे, और आर्थिक स्थिति यानी वहाँ के पैसे में भी कमी आने लगा क्योंकि ये पहले से ही बहुत सारा युद्ध कर चुका था मुगल साम्राज्य, जिसकी वजह से यहाँ का खजाना खत्म हो चुका था। और अब जो नादिर शाह के युद्ध में भी ये बहुत ज़्यादा इनका नुकसान हुआ था। आगे अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण, अगर पूरा नाम याद नहीं रहेगा तो बस इतना लिखना है, अहमद के आक्रमण, ठीक है। तो अहमद शाह अब्दाली ने कई बार भारत पर आक्रमण भी किया था, ठीक है। ये भी जो एक शासक थे, राजा थे, ये भी भारत पर कई बार आक्रमण किए। उस समय भारत भी मुगल साम्राज्य के अंदर ही था। भारत पर आक्रमण किया मतलब वही औरंगजेब पर आक्रमण किया क्योंकि उस समय मुगल साम्राज्य के अंदर ही था भारत, ठीक है। इन आक्रमणों ने मुगल शक्ति को और भी कमजोर कर दिया। आगे देखते हैं अंग्रेजों का उदय। उसी समय अंग्रेजों का भी उदय होता है। मैं यहाँ पर सारा पॉइंट्स बता रखा हूँ, ठीक है। जब ये कमजोर पड़ने लगे हैं, जब औरंगजेब का मृत्यु हो जाता है और मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगता है, उसी समय मराठे लोग भी यहाँ पे कब्जा करने लगते हैं। नादिर शाह भी कब्जा करने लगते हैं, अहमद शाह भी कब्जा करने लगते हैं और अंग्रेज भी आकर के यहाँ पर कब्जा करने लगते हैं, ठीक है। अब पारी आता है अंग्रेजों का, है ना। देखो अंग्रेजों का उदय, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेजों का ही व्यापार होता था ईस्ट इंडिया कंपनी से, उन लोगों का ही कंपनी था। इन्होंने भारत में अपनी शक्ति बढ़ाई, यानी अंग्रेजों का जो ईस्ट इंडिया कंपनी था ना वो भारत में अपना कब्जा बढ़ाई और जो मुगल साम्राज्य था उसके शासक को हराएं और भारत में आकर के कब्जा किए, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी इन्होंने बैठाएं। धीरे धीरे उसने मुगल शासन की जगह अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। देखो पहले जो भारत पर कब्जा किए थे कौन, मुगल साम्राज्य, उसको अंग्रेजों ने हटा करके अंग्रेजों ने खुद से भारत पर कब्जा करना शुरू कर दिए। भ्रष्टाचार बढ़ता गया और धीरे धीरे भ्रष्टाचार भी बढ़ते गया। वहाँ के जो राजा थे वो सिर्फ अपना देखते थे, जनता का देखते ही नहीं थे। दरबार में भ्रष्टाचार बढ़ते चल गया। अधिकारी अपने स्वार्थ में लगे रहे और जो वहाँ अधिकारी लोग थे वो अपने स्वार्थ में लगे रहे, उसको कोई डांट दबाव पड़ा ही नहीं, जिसकी वजह से वो लोग अच्छा से काम ही नहीं किए और जनता की समस्या पर कोई ध्यान ही नहीं दिया।
विशाल साम्राज्य का नियंत्रण कठिन होना, बहुत इतना बड़ा साम्राज्य था मुगल साम्राज्य, क्या कोई भी नॉर्मल राजा चलाने का हिम्मत नहीं रखता था, ठीक है। और इतना बड़ा साम्राज्य वही चला सकता था जो एक शक्तिशाली राजा होता था। तो इतना विशाल साम्राज्य का नियंत्रण बहुत कठिन होने लगा कमजोर कमजोर राजा के लिए, ठीक है। तो मुगल साम्राज्य बहुत बड़ा था, कमजोर शासकों के लिए, जो शासक कमजोर थे, जो औरंगजेब के बाद जितने भी शासक राजा आए वो सब कमजोर ही निकले, और उन सभी कमजोर शासक ने इतने बड़े क्षेत्र पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखना कठिन हो गया, यानी अच्छे से उनको नियंत्रण करना, देखभाल करना इन लोगों के लिए, इन राजाओं के लिए, इन कमजोर राजाओं के लिए मुश्किल होने लगा। इसी कारण से मुगल साम्राज्य का पतन हो जाता है। अब देखते हैं जब मुगल साम्राज्य खत्म हो गया, वहाँ पर अब कोई राजा का शासन नहीं है, अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग लोगों ने, अलग अलग राजाओं ने लूट लिया। अब उसका परिणाम क्या होता है? तो सबसे पहले भारत में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ जाती है, यानी भारत में पहले किसका कब्जा था? मुगल साम्राज्य का। मुगल साम्राज्य को हटा करके अब अंग्रेज अपना कब्जा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भारत की राजनीति पर प्रभाव पड़ रहा है ना, भारत की राजनीति इधर उधर उथल पुथल हो रहा है ना, तो भारत की राजनीतिक पर भी इसका प्रभाव पड़ा। तो आप ऐसे भी पॉइंट डाल सकते हो, भारत की राजनीतिक पर प्रभाव। मुगल शासन कमजोर होने से, पहले मुगल साम्राज्य का कब्जा था तो मुगल साम्राज्य अब कमजोर होने लगा, इससे देश में शांति और व्यवस्था बिगड़ गया। इससे भारत में जो शांति पहले बना हुआ था वो बिगड़ गया। अब लोग अंग्रेजों के गुलाम में आ गए। अब कितना भारत के लोग सहेंगे? तो वहाँ की जो ये राजनीति था वो उथल पुथल हो गया, जो शांति था वो अशांति में बदल गया, अब शांति रहा ही नहीं। छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। जब मुगल साम्राज्य, ये पूरी मुगल साम्राज्य बहुत सारे क्षेत्रों को मिलाकर के बनाया गया था, अलग अलग राजाओं ने बहुत सारे क्षेत्रों को अपने में जीत करके मिला लिए थे। तो जैसे ही मुगल साम्राज्य का पतन होता ना, अब अलग अलग साम्राज्य, अलग अलग जो क्षेत्र है ना, वो अपना अलग अलग राज्य बनाने पर लग गए, ठीक है। यानी अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में ये बट गए। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया कि छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। जब मुगल साम्राज्य खत्म हुआ तो छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, टुकड़े टुकड़े में बट गया। मराठा साम्राज्य बन गया, जो मराठे लोग कब्जा किए थे। सिख साम्राज्य, जो सिख लोग ने कब्जा किया, वो सिख साम्राज्य बना दिया अपने क्षेत्र को लूट करके। हैदराबाद राज्य, हैदराबाद वालों ने कुछ जगह को अपने अंदर कर लिया और हैदराबाद का राज्य बना दिया है। अवध, ये सब अलग अलग शक्तिशाली राज्य उभर करके सामने आए, छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गया। ये सब पॉइंट्स अगर नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ सकते हैं। अंग्रेजों को मौका मिला। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजों का था, उन्होंने मुगलों की कमजोरी का लाभ उठा करके भारत में अपना शासन फैला लिया। इन लोग मुगल के राजा कमजोर हो गए, उसको हरा दिए और भारत में ये लोग अपना कब्जा कर लिए अंग्रेज लोग। व्यापार प्रभावित हुआ। अब देखिए इधर उधर उथल पुथल होने लगा, सब चीज़ इधर उधर होने लगा। पहले कोई कब्जा किया था, अब कोई और कब्जा कर रहा है। इससे क्या हुआ पता है? व्यापार भी प्रभावित हुआ। उस समय लोगों का अच्छा से व्यापार भी नहीं हो पाता था, युद्ध के कारण। उसके बाद अस्थिरता के कारण, अस्थिरता मतलब वहाँ पे कोई भी चीज़ शांत नहीं था। ये सभी के कारण व्यापार कम हो गया, लोगों का सामान खरीदता ही नहीं था कोई, क्योंकि उस समय युद्ध चल रहा था। लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। जब व्यापार ही नहीं चलता था तो क्या इन लोग पैसा कमा सकते थे? नहीं, इन लोगों का आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। किसानों और आम जनता को कठिनाइयाँ होने लगी। अधिक कर, यानी जनता से बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जाता था, लूटपाट किया जाता था किसानों से। लगातार युद्ध होने के कारण से उनके जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, जिसकी वजह से इनका जीवन बिल्कुल कठिन हो गया था। ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी। देखो, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद धीरे धीरे पूरे भारत पर अंग्रेजों का नियंत्रण बढ़ गया। देखो, पहले इन लोगों ने कदम रखा, मुगल साम्राज्य को हराया, और धीरे धीरे एक क्षेत्र से लेकर के पूरे भारत के क्षेत्रों पर अंग्रेजों ने अपना कब्जा कर लिया। यही हुआ दोस्तों मुगल साम्राज्य का पतन। आज ना मुगल साम्राज्य का पतन होता, ना शायद अंग्रेज यहाँ भारत में अपना कदम रखते हैं। आगे निष्कर्ष देखते हैं। मुगल साम्राज्य का पतन किसी एक कारण से नहीं हुआ, यानी मुगल साम्राज्य का जो पूरी खत्म हुआ वो कोई एक कारण से नहीं हुआ, बल्कि अनेक राजनीतिक कारण हुआ। राजनीतिक मतलब यहाँ पर अलग अलग राजा हैं और अलग अलग राजनीतिक किए हैं। वहाँ आर्थिक स्थिति पैदा हुआ, आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। सिर्फ युद्ध में सब पैसा खत्म हो रहा है। सैन्य में, यानी कि सेनाओं को आधुनिक नया नया हथियार नहीं दिया गया, उसको सैलरी नहीं मिलने लगा, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाने लगा। सामाजिक कारण, समाज में अनेक प्रकार की बुराइयां आ गया सामने। किसानों के लिए कोई काम नहीं करता था, बल्कि किसानों से अधिक टैक्स लिया जाता था। ये सब संयुक्त मतलब ये सब मिल करके प्रभाव डालें किस पर? मुगल साम्राज्य पर, और मुगल साम्राज्य कमजोर होते चला गया, ठीक है। और बहुत सारा कमजोर शासक, और ऐसे भी थे जो कमजोर शासक मतलब क्या, जो राजा कमजोर आए उनके कारण भी मुगल साम्राज्य पतन होते चला गया, ठीक है। कमजोर शासक के कारण, उत्तराधिकार के कारण, उत्तराधिकार मतलब क्या, जो राजा
मर जाते तो उसके बाद उनके बेटा आपस में लड़ते थे कि पापा का संपत्ति कौन लेगा। ये सब के कारण भी युद्ध होने लगा। आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया, मराठों का उदय होने लगा, विदेशी लोग आक्रमण करने लगे, यानी बाहर बाहर से आकर के राजा लोग यहाँ पर आक्रमण करने लगे, अंग्रेज लोग का शक्ति यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ने लगा। ये सब कारण मिल करके मुगल साम्राज्य को पतन किया गया है। कोई एक कारण से मुगल साम्राज्य खत्म नहीं हुआ है, ये सब का वजह से मिल करके ही मुगल साम्राज्य खत्म हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।